हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर्स आई। पिछले वीडियोस में हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर्स आई, जिसके राइटर हैं पॉल बर्ग। और इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर्स आई का मतलब होता है कि भारत किसी यात्री के नज़र से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉल बर्ग 1892 टू 1973। तो पॉल बर्ग का 1892 में जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। अमेरिकन बाय बर्थ, वो जन्म से क्या थी? अमेरिकन, मतलब उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। वॉज रेयर्ड इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। ठीक है, और उनका जो पालन पोषण हुआ था वो चाइना में हुआ था उनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। मिशनरी मतलब होता है जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं, उनको मिशनरी बोला जाता है। तो इनके माता पिता जो थे वो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए फैलाने वाले थे, उनको मिशनरी यहाँ पे बोला गया है। सी टॉट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में की थी। सी इज नोन फॉर हर ट्रेवलोगियो एंड मेमोइर्स। ट्रेवलोगोई मतलब होता है कि यात्रा वृतांत, मतलब अपने यात्राओं में जो अनुभव होते हैं उसको लिखना। और मेमोइर्स का मतलब होता है अपने यादों से जुड़े हुए किस्सों को लिखना, उसको मेमोइर्स बोलते हैं। She wrote personal account of her visit to different countries in simple, lucid and effortless English। ठीक है, उन्होंने पर्सनल अकाउंट यानी अपने विजिट का, यानी जहाँ पे उन्होंने अलग अलग देशों में जो यात्राएं की हैं उसका एक लेखा जोखा उन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही ल्यूसिड यानी एकदम फ्लो में, एंड एफर्टलेस यानी जिसको कि पढ़ने के लिए बिल्कुल भी मेहनत ना करना पड़े, ऐसे इंग्लिश में उन्होंने अपनी जो अकाउंट है, अपना लेखा जो है अलग अलग देशों में जो यात्रा है उसको लिखा है एफर्टलेट इंग्लिश में। शी वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। तो उन्होंने अपना जो नोबेल प्राइज है उनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में 1938 में। नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स आर द गॉड्स अर्थ, अ नोवेल ऑन चाइना एंड कम माय बिलव्ड विथ इंडिया एज अ बैकग्राउंड। ठीक है, तो उनके जो मुख्य जो रचनाएं हैं वो हैं द गॉड्स ऑफ अर्थ, अ नोवेल ऑन चाइना जो कि एक चाइना पे नोवेल है। कम माई बिलव्ड, जो कम माई बिलव्ड है वो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो इंडिया से ली गई है। ठीक है, मतलब ये जो कम माई बिलव्ड है वो इंडिया को देखते हुए लिखा गया है। तो आप कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कम माई बिलव्ड किस देश से बैकग्राउंड लिया गया है, तो ऑप्शन में इंडिया रहेगा, आप उसको टिक करिएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। The present piece, India through a traveler's eye, is an extract from my several worlds। जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडिया थ्रू आवर ट्रेवलर्स आई, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक सारांश है। कहाँ से? माई सेवरल वर्ल्ड से। विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, जो कि उनके जीवन का एक रिकॉर्ड है। ठीक है, उनके जीवन का लेखा जोखा है पूरे जीवन का। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेज। ये जो बुक है ये दिखाता है उनके प्यार को, ठीक है, उनके स्नेह को, गरीब लोगों के प्रति जो उनका प्यार है उसको। लिव इन इंडियन विलेजेस, जो भारत के गांव में रहते हैं, गरीब लोग भारत के गांव में रहते हैं, उनके लिए जो प्यार है उनका वो दिखाता है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। फर्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। इंडिया हैड ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इंडिया हमेशा से मेरे बैकग्राउंड यानी मेरे पृष्ठभूमि का भाग रहा है, मेरे जीवन के पृष्ठभूमि का भाग रहा है। बट आई हैड नेवर सीन इट होल, लेकिन मैंने इसे कभी भी पूरी तरीके से नहीं देखा था। फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ, और अभी मेरे लिए अभी तक मैंने इसे नहीं देखा। Yet the stories that our Indian family doctor and his wife told me when I was had woven themselves, when I was child had woven themselves into my growing dreams। तो जबकि जो कहानियां जो थी, जो हमारे इंडियन फैमिली डॉक्टर यानी जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे और जो इंडियन थे वो और उनकी जो वाइफ थी, जब मैं छोटी थी तो जो कहानियां कहते थे, had woven themselves into my growing dreams,
उन कहानियों ने मेरे बढ़ते हुए सपनों में खुद को बुन लिया, ठीक है, उनको बुन लिया। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री, और मैंने बहुत ही पहले सारी चीजें उसके बारे में, उस कंट्री के बारे में पढ़ ली, जो भी मैं मतलब जो मैं उस कंट्री के बारे में जानती थी या जो भी मैं पता कर सकती थी, मैंने वो सारी चीजें पढ़ ली। फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्न्ड ऑफ इट थ्रू बुद्धिज्म, और मेरे पिता से मैंने इसके बारे में बुद्धिज्म के द्वारा पढ़ा। मतलब जब मैंने अपने पिता से बुद्धिज्म के बारे में जाना तो मैंने भारत देश के बारे में भी जान लिया। एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और लाइफ हिस्ट्री, जब मैं लॉर्ड बुद्धा के जीवन का इतिहास जब अपने पिता से जान रही थी तब मैंने इस देश के बारे में भी जाना। सेकेंड देखते हैं, द वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वैरायटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ, ठीक है। तो जो कलर वर्ड है, ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से कलर्स हैं, उनको वैरायटी ऑफ ह्यू इन इंडियन लाइफ याद आता है, तो इसमें आप लोग याद रखना कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रही है राइटर कि जो वर्ड कलर है वो मुझे याद दिलाता है विभिन्न रंगों को जो इंडियन लाइफ में है, एज वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन सीन, जैसा कि हमारे खुद के अमेरिकन सीन में है, अमेरिकन मानव जीवन में जैसा कि अलग अलग रंग है, वैसे ही भारत के जीवन में अलग अलग रंग है। इन कश्मीर, कश्मीर में वेयर द वाइट बार्बरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग अगो पेनिट्रेटेड इंडिया, ठीक है। कश्मीर में जहाँ पे व्हाइट बार्बरियन यानी जो गोरे, जो बार्बरियन का मतलब होता है बर्बर या फिर असभ्य, ठीक है, और जो असभ्य जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, बहुत बहुत साल पहले जो इंडिया में घुस गए, पेनिट्रेटेड का मतलब होता है घुस जाना। द पीपल आर ऑफन फेयर, और जो कश्मीर में जो लोग थे वो अक्सर क्या होते थे, गोरे होते थे, और बॉन्ड हेयर, जिनके बाल सुनहरे होते थे। ब्लू आइड वुमन आर ब्यूटीज देयर, और जहाँ कश्मीर में जिनकी आंखें, जिन औरतें की आंखें ब्लू होती थी वहां की ब्यूटीज होती थी। A young Indian friend of mine has recently married a Kashmiri man who thought his hair is dark, ठीक है। एक यंग इंडियन फ्रेंड यानी मेरी जो एक युवा जो फ्रेंड है मेरी इंडियन, उसने हाल ही में शादी की एक कश्मीरी आदमी से। thought his hair is dark, जबकि उस आदमी के जो बाल हैं वो काले हैं। has eyes of a clear green, और लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो एकदम ग्रीन हरी हरी हैं। The skin color of the Kashmiri is lovely cream and the features are as classic as the Greek. और जो स्किन कलर होता है यानी जो उनकी स्किन का कलर होता है वो बहुत ही क्रीम कलर का होता है, बहुत ही प्यारा सा क्रीम क्रीम कलर का होता है। एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द ग्रीक, और जो फीचर्स होते हैं उनके जो, हाँ मतलब बाकी की जो विशेषताएं होती हैं वो ग्रीक जितनी मतलब प्रसिद्ध, ग्रीक जितनी स्टैंडर्ड होती हैं, बहुत ही जो ग्रीक लोग होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड माने जाते हैं, तो उनसे इनकी तुलना हो रही है। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज द बिलोंगिंग टू द कॉकॉजियन रेस, ठीक है। लेकिन जो पूरे पूरे भारत के जो लोग हैं वो उनको पहचाना जाता है बिलोंगिंग टू द कॉकॉजियन रेस, मतलब उनको कॉकेजियन रेस से जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो भारत के लोग हैं वो कॉकेजियन रेस से बिलोंग करते हैं। Whatever the color of the skin is the south, though it be as black as any Africans, भले ही जो साउथ में यानी साउथ इंडिया में जो लोग होते हैं उनके कलर कितने भी डार्क क्यों ना हो, अफ्रीकन जितने डार्क भी क्यों ना हो, तभी वो कॉकॉजियन रेस से ही बिलोंग करते हैं। थर्ड देखते हैं, एंड इंडिया हैज एन अमेजिंग वे ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर्स लाइफ, और इंडिया के पास एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार तरीका है दूसरों के जीवन में दिखने का, ठीक है, अपीयर होने का, दूसरों के जीवन में बिना किसी संकेत के दिखने का। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में देख लिया जाए, ठीक है, साउथ अफ्रीका के जीवन में देखा जाए, द इंडियन मेक्स अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन एंड द ब्लैक एंड व्हाइट, तो इंडिया ने एक थर्ड ग्रुप बनाया हुआ है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीकन यानी बहुत जो काले लोग हैं, साउथ अफ्रीका के लोग बहुत काले लोग होते हैं, एंड द ब्लैक एंड व्हाइट, और जो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो उन्होंने एक थर्ड पार्टी बना लिया है, ठीक है। मतलब इंडिया के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा काले भी नहीं होते हैं
बहुत गोरे भी नहीं होते हैं, वो मतलब उनको सांवला बोल सकते हैं, उस टाइप से होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे थर्ड पार्टी बना लिया है। For that matter, there was our Indian family doctor. And why should there have been an Indian doctor in a Chinese port to tend an American family? और इस मामले में देखा जाए तो हमारे इंडियन जो फैमिली डॉक्टर हैं उनका क्यों एक इंडियन डॉक्टर होना चाहिए एक चाइनीज पोर्ट पे, ठीक है। मतलब एक चाइनीज बंदरगाह पे एक इंडियन डॉक्टर का क्या काम है, टू टेंड एन अमेरिकन फैमिली, और वो भी जो कि अमेरिकन फैमिली की देखभाल करता हूँ। एंड द रूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट, और इंडिया के बारे में रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, परसिस्ट का मतलब होता है मौजूद होना, ठीक है। तो इंडिया के बारे में एक अफवाह मौजूद है। फॉर दे आर मेमोरेबल पीपल, कि वे लोग बहुत ही यादगार लोग होते हैं, ड्रामेटिक, बहुत ही ड्रामेटिक नाटकीय लोग होते हैं, एंड पैशनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइफ, बहुत ही जुनून भरे लोग होते हैं, एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइफ यानी बहुत ही मतलब नाटकीय जीवन को ढूंढते रहते हैं और अपना जीवन जो है एक नाटकीय रूप से जीते हैं, मतलब पूरे कलरफुल तरीके से जीते हैं। फिर देखते हैं, यू सी हाउ इंडियन हैज अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया के पास एक तरीका है ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, यानी परमिटिंग का मतलब होता है कि अपीयर होना, ठीक है, दिखना, मतलब उसमें दिखाई देना, कि मानव के जीवन में कैसे इंडिया एक तरीके से दिखता है। And consider how India has managed merely by maintaining her independence. और आप सोच सकते हैं कि कैसे इंडिया ने अपने जो उसको जो इंडिपेंडेंस जो बहुत मुश्किल से मिली उसको कैसे उसने मैनेज किया, कैसे मेंटेन किया। एंड यस बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स, और हाँ कैसे उसने बहुत ही सुपीरियर है, बहुत महान लोगों को, बहुत महान व्यक्तित्व को प्रोड्यूस किया, पैदा किया, to influence the world in these few short year of freedom। उन व्यक्तित्व ने, उन लोगों ने, मतलब कुछ सुपीरियर इंडिविजुअल्स ने कैसे पूरे दुनिया को प्रभावित कर दिया कुछ फ्रीडम के कुछ सालों में। They have put to good use the benefit the English gave and left। उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया उस लाभ का, उस बेनिफिट का जो इंग्लिश ने उन्हें दिया और जो छोड़ गए वो। द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, उन्होंने क्या दिया, नॉलेज ऑफ द वेस्ट, यानी वेस्ट की नॉलेज दे दी, जानकारी दे दी। द प्योर एंड एक्विजिटली एनुंशिएट इंग्लिश टंग ऑफ मेन एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ ग्लोब, ठीक है। और उन्होंने उन्होंने बहुत ही प्योर एंड एक्विजिटली एनुंशिएट, यानी बहुत ही शुद्ध इंग्लिश बोलते थे और बिना किसी गलत उच्चारण के जो इंग्लिश बोलते थे। एक्विजिटली एनुंशिएट का मतलब होता है मतलब एकदम सही से उच्चारण करना, ठीक है, इंग्लिश का। बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। ऑफ मैन एंड वुमन, आदमी भी और साथ में औरत भी जो पढ़े लिखे थे, दोनों साइड, ग्लोब के दोनों साइड, यानी मतलब साउथ पोल की तरफ देखा जाए या फिर नॉर्थ पोल के तरफ देखा जाए, तो दोनों साइड के जो मैन वुमेन जो पढ़े लिखे थे वो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। विटनेस नेहरू एंड विथ हिम अ होस्ट ऑफ men लर्निंग हाउ टू गवर्न, और सबूत के लिए नेहरू को देख लीजिए एंड उनके साथ कुछ लोग जो ये मतलब इन्होंने ये जो सीखा कि कैसे गवर्न किया जाए, कैसे शासन किया जाए। एंड द फर्स्ट वुमन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, और आप देख सकते हैं कि जो पहली वुमन है, जो प्रथम महिला है प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, यानी यूएन की जनरल असेंबली की जो पहली महिला प्रेसिडेंट है वो भी एक इंडियन है, ठीक है। वुमन ऑफ इंडिया, वो भी भारत की एक महिला है, ठीक है। तो उनका नाम विजया लक्ष्मी पंडित है जो कि भारत की महिला है, ठीक है। और वो प्रेसिडेंट बनी थी जनरल असेंबली की ऑफ यूनाइटेड नेशन, पहली वुमन प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया, और एक आदमी जो प्रिजनर एक्सचेंज यानी जो कैदियों की अदला बदली करने का जिसपे प्रभार है, इन कोरिया, कोरिया में, एन इंडियन जनरल, जो कि एक इंडियन जनरल है, हु ओन ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, जिन्होंने सबसे विश्वास जीता है। Even blustering and accusation at home and abroad have not changed the quiet confidence of New India. Even the blustering का मतलब होता है अपमानजनक बातें, ठीक है। एंड एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, जो आरोप लगे हैं भारत पे और बाहर से भी, ठीक है। अंदर के लोगों ने भी कुछ आरोप लगाए हैं
और कुछ भारत के बाहर जो अब्रोड के लोग हैं उन्होंने भी जो इंडिया पे जो अक्यूजेशन लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो भारत के नए भारत का जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या कर सकता है, बदल नहीं सका। And this confidence, founded in yielding idealism, permits our world life. और ये जो कॉन्फिडेंस है इसने नींव रखी अनयील्डिंग आइडियलिज्म यानी अखंड विचारधारा की, ठीक है, इसने नींव रखी है। परमिट्स आवर वर्ल्ड लाइफ, जो कि हमारे पूरे दुनिया के जीवन में दिखाई देता है। फिर देखते हैं what did I go to see India to see? मैं इंडिया में क्या देखने गई थी? Not the ताजमहल, मैं ताजमहल देखने नहीं गई थी। Although I did see, तभी मैंने इसे देखा। And by moonlight, not फतेहपुर सिकरी, और मैंने ताजमहल को मूनलाइट में देखा, ना ही मैं फतेहपुर सिकरी गई थी। Although I see it, फिर भी मैंने इससे भी देखा, फतेहपुर सिकरी को भी देखा। And not the glories of empire in New Delhi, और ना ही मैं उन सारे ग्लोरीज को, उन सारे मतलब जो एम्पायर, जो साम्राज्य थे, उनकी जो भव्यता थी, उनको मैं देखने नहीं गई थी। ऑल्दो आई डिड सी देम, फिर भी मैंने उन सबको देखा। I went to Delhi to see and listen to groups of people, the young intellectual in the cities and peasant in the villages. मैं भारत दो ग्रुप ऑफ पीपल्स को देखने गई थी, दो लोगों के ग्रुप को देखने गई थी। पहला जो थे वो युवा, जो बुद्धिमान युवा जो थे, जो शहरों में थे, और जो गरीब, जो पीजेंट्स थे, जो किसान जो थे, जो गांव में रहते थे, उनको सुनने गई थी, ठीक है। तो ये दो ग्रुप कौन थे? एक इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज एंड पीजेंट इन विलेजेस, यानी जो बुद्धिजीवी जो शहरों में रहते थे और जो किसान जो गांव में रहते थे, उन दो ग्रुप्स को मैं सुनने और देखने गई थी। These I met in the little room in the city, in little houses in the villages, ठीक है, जिनसे मैं मिली छोटे कमरों में, शहरों में मैं छोटे कमरों में मिली, इन लिटिल हाउसेज इन द विलेज, और गांव में जब मैं किसानों से मिली तो वो घर जो थे, वो बहुत, उनके घर जो थे वो बहुत छोटे छोटे थे। एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, और मैंने उनके जो प्लान्स थे, जो उन्होंने मतलब रणनीति बनाई हुई थी आजादी के लिए, उसको सुना। Already the intellectual believed that another world war was inevitable. पहले से ही जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिमान जो लोग थे, ये मानते थे कि जो दूसरा वर्ल्ड वॉर है वो इनएविटेबल है, मतलब अनिवार्य है, जरूरी है। They had been bitterly disappointed after the First World War by what they felt were the broken promises of England. ठीक है, वे लोग पहले से ही काफी डिसअपॉइंटेड थे, काफी नाराज थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध के बाद से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा नाराज थे इंग्लैंड गवर्नमेंट से। बाय व्हाट दे फेल्ट, जब मतलब उन्होंने उस टाइम पे क्या फेल्ट किया था, क्या महसूस किया, जब उनके जो प्रोमिसेस थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो तोड़ दिए गए इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल, ठीक है। तो इंग्लिश ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दिया कि कोई भी रियल पर्पस, कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम इंडिया को उनके लोगों को वापस कर दें, इसका कोई उद्देश्य बनता नहीं है। आई कुड बिलीव इट, मैं बिलीव कर सकती हूँ। Fresh I was from China, where the periods of people's tutelage seemed endless and self-government further off every year. ठीक है, मैं इस पे विश्वास कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी अभी चाइना से आई हूँ, जहाँ पे पीरियड्स ऑफ पीपल टुटलेज का मतलब होता है कि वहाँ पे लोग मतलब भरोसा तो दिलाते हैं कि हम आपको अगले साल आजाद कर देंगे, अगले साल आजाद कर देंगे, लेकिन वो ऐसा पूरा नहीं करते हैं। सेम्स एंडलेस, यानी जो उनकी बातें हैं वो कभी लगता ही नहीं कि कभी पूरी होंगी, कभी खत्म होंगी। और सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है वो हर साल गिर जाता है, मतलब लोग कोशिश तो करते हैं खुद को गवर्न करने का, लेकिन वो हर साल क्या हो जाता है, गिर जाती है, वो सरकार गिर जाती है। When you are ready for independence, conquerors have always said to their subjects, etc. जब आप रेडी होते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, यानी आज़ादी के लिए, जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं, जो कन्क्वेरर्स है, जो शासक हैं, वो हमेशा अपने लिए कुछ बहाना बना लेते हैं, ठीक है, और आपको उस आज़ादी को देने से पहले ही कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। But who is decide when that moment comes, and how can people learn to govern themselves except doing it?
ठीक है। लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि आजादी का जो समय है वो कब आएगा, और कैसे लोग जो है ये सीखेंगे खुद को गवर्न करना, एक्सेप्ट बाय डूइंग इट, मतलब इंतजार करने के अलावा वो कैसे सीखेंगे कि वो लोग खुद को कैसे चला सकें, खुद पे शासन कैसे कर सकते हैं, अपने देश को कैसे संभाल सकते हैं। ठीक है। सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड, और इसलिए जो इंटेलेक्चुअल, जो बुद्धिमान जो लोग थे इंडिया में, बहुत ही बेचैन थे, बहुत ही गुस्से में थे। एंड आई सैट थ्रू आवर्स वॉचिंग देयर फ्लैशिंग डार्क आईज, और मैं घंटों बैठ के उनकी जो चमकती हुई काली आंखें थी उनको देखा करती थी। एंड hearing the endless flow of language, the purest English into which they poured their feelings। ठीक है। और घंटों बैठ के मैं उनकी फ्लो ऑफ लैंग्वेज, यानी जो भाषा था उसका एंडलेस फ्लो, यानी अंतहीन जो उनका फ्लो था उसको सुनती थी। प्योरेस्ट इंग्लिश, जो कि प्योरेस्ट इंग्लिश बोलते थे, और जिसमें वे लोग अपनी फीलिंग्स को पूरा डुबा देते थे, मतलब उसमें फीलिंग्स को डालते रहते थे उन इंग्लिश में। 6 देखते हैं। The plan then was that when the Second World War broke, India would rebel immediately against England। ठीक है। और जो प्लान था, मतलब जो रणनीति ये थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, इंडिया तुरंत ही, मतलब भारत जो है वो एकदम तुरंत ही इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह करेगा, एंड कंपील हर बाय दिस कॉम्प्लिकेशन टू सेट हर फ्री। और इस कॉम्प्लिकेशन में, मतलब जब वो विश्व युद्ध लड़ने में व्यस्त रहेगा, इस जटिलता में वो उसके खिलाफ विरोध करेगा, उसको मजबूर करेगा कि हमें आजाद कर दो। They would not be forced, as they declared they had been in First World War, to fight as England's command। उनको नहीं किया जा सकेगा, फोर्स नहीं किया जा सकेगा इंडिया, मतलब इंग्लैंड के साइड से लड़ने के लिए, जैसा कि मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान कि वो लड़ेंगे इंडिया के कमांड पे, मतलब इंग्लैंड के कमांड पे, सॉरी, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान इंग्लैंड ने सबको भरोसा दिलाया था कि आप हमारा विश्व युद्ध में साथ दीजिए और हम आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट होगा, हम इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह करेंगे, और इस कॉम्प्लिकेशन में वो हमें आज़ाद करेगा, और हमें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, मतलब इंग्लैंड हमें फोर्स नहीं कर सकता, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके साथ लड़े। ठीक है। 7 देखते हैं। एंड देन आई आस्क, तब मैंने पूछा, और तब मैंने उससे पूछा। एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली, तब युवा भारत ने प्राउडली कहा, we will ourselves decide whether we wish to fight at England sides or against it। ठीक है। तब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया ने तब जवाब दिया कि हम खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं, करेंगे कि हमें इंग्लैंड के साइड में लड़ना है या फिर उसके खिलाफ में। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि वो हमें फोर्स नहीं कर सकेगा। ठीक है। जैसा कि उसने पहले विश्व युद्ध के दौरान हमें किया था, वैसा हम नहीं होने देंगे, मतलब वो हमारे साथ फोर्स यानी हमें जबरदस्ती ऐसा नहीं करवाएगा। ठीक है। हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें इंग्लैंड के साइड में लड़ना है या फिर उसके खिलाफ में। नहीं देखते हैं। What they did not reckon on when the time came was the savagery of Nazism and the aggression of Japan in Asia। जब टाइम आया, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब उन्हें किस चीज का अंदाजा नहीं था, वो था सेवेजरी ऑफ नाजिज्म। ठीक है। मतलब कि बर्बरता, क्रूरता, नाजिज्म का जो क्रूरता थी और जो आक्रामकता थी जापान की एशिया में, इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। ठीक है। When they perceived that they must choose between the Axis and the English, they choose English। और जब उन्होंने देखा कि उन्हें एक चुनना पड़ेगा एक्सिस में से और इंग्लिश में से, तब उन्होंने इंग्लिश को चुना। ठीक है। मतलब कि जो विश्व युद्ध हो रहा था वो दो पावर्स में हो रहा था, एक्सिस और एलाइड, तो उन्होंने इंग्लिश को चुना, मतलब एलाइड जिसके तरफ इंग्लैंड लड़ रहा था उस वाले मतलब उसका साथ दिया, इंग्लैंड का साथ दिया। aware that aware that in spite of many injustice they were choosing between barbarian and civilization। ये जानते हुए, ये जानने के बावजूद कि जो इंग्लैंड ने है उनके साथ बहुत सारे अन्याय किए हैं, उन्होंने बार्बरिज्म यानी बर्बरता, क्रूरता और सिविलाइजेशन के बीच चुना। ठीक है। तो उन्होंने सिविलाइजेशन को चुना। दे पोस्टपोन देयर प्लान फॉर फ्रीडम। उन्होंने अपनी आज़ादी के जो प्लान्स थे उसको पोस्टपोन कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया।
Gandhi meanwhile doing his work within his own country until the war was over. और जो गांधी थे तब तक अपना काम अपने देश में कर रहे थे जब तक कि वॉर जो है वो खत्म नहीं हो जाता. And by then the wisest mind in England अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड. और तब तक जो वाइजर्स माइंड थे इंग्लैंड में, जो बुद्धिमान जो लोग थे इंग्लैंड के, वो भी अब नए दुनिया को समझ रहे थे. रिटर्न्ड इंडिया टू हर पीपल. और ये समझ रहे थे कि अब इंडिया के लोगों को वापस कर देना चाहिए. इन स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन फ्रॉम इंग्लिश मैन एंड others who did not have sufficient understanding of Asia to know what wisdom was. और मतलब बहुत सारे अपोजिशन, इंग्लिश में यानी अंग्रेजों के बहुत सारे अपोजिशन, विरोध के बावजूद और उनके बावजूद भी मतलब उन लोगों ने भी विरोध किया जिनको अच्छी या फिर सफिशिएंट यानी संतुष्ट मात्रा में जानकारी नहीं थी एशिया की, टू नो व्हाट विजडम वाज, कि बुद्धिमानी क्या होती है. जो एशिया के बारे में नहीं जानते थे, जो इंडिया के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी इसका विरोध किया. नॉट इवन चर्चिल्स प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ. और ना ही जो चर्चिल की प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी ऑफ ब्लड बाथ, यानी जो खून की नदियां बह जाएंगी, ये जो चर्चिल्स ने भविष्यवाणी की थी वो भी सच नहीं हुई. पार्शियली फुलफिल्ड एट दैट. मतलब पार्शियली यानी आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा बहुत खून खराबा हुआ था लेकिन पूरी तरीके से ब्लड बाथ नहीं हुआ था. ठीक है. कुड प्रिवेंट द इनएविटेबल. वो भी मतलब जो है मतलब इनएविटेबल मतलब ये परिणाम स्वरूप ही था, आवश्यक था, उसको वो प्रिवेंट नहीं कर सकती थी, रोक नहीं सकती थी. जब आज़ादी मिली तो थोड़ा बहुत खून खराबा जो था वो आवश्यक था, मतलब परिणाम स्वरूप बोल सकते हैं कि वैसा होना ही था. ठीक है. इंडिया had waited as long as she could. ठीक है. इंडिया ने जितना हो सकता था उसने इंतजार किया था. And peasants and intellectual were on the same side in the old invincible combination. और जो peasants और जो किसान और जो बुद्धिमान लोग थे वो सेम साइड यानी एक ही ओर थे इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन, जो कि एक पुराने और इनविंसिबल मतलब जिनको हराया ना जा सके, अजय, जो कि अजय हैं, उन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया और दोनों एक साथ हो गए जिनको कभी कोई हरा नहीं सकता था. It was Gandhi's strength that made him know very early that both peasant and intellectual must be want to work together for their country. ठीक है. और ये गांधी की ये जो स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या बुद्धिमानी, जो गांधी की ही बुद्धिमानी थी कि वो बहुत पहले ही जान गए थे कि जो पीजेंट्स और इंटेलेक्चुअल हैं अगर वो दोनों एक साथ मिलके काम करे तो उनको कोई हरा नहीं सकता. His hold was equality strong upon both. उनका जो होल्ड था, उनकी जो पकड़ थी, वो इंटेलेक्चुअल्स पे भी उतनी ही अच्छी थी जितनी कि गरीब लोगों और किसानों पे. And so he achieved his end. और इस प्रकार उन्होंने अपने एंड, अपने जो उनका एम था, जो उनका गोल था, अपना जो इंडिपेंडेंस था, उन्होंने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया. विदाउट वॉर, बिना किसी वॉर के, बिना किसी युद्ध के. Perhaps we Americans do not yet fully understand the great lesson that India has to teach in thus winning her freedom. और शायद अमेरिका, हम जो अमेरिकन है ये अभी तक पूरी तरीके से ये समझ नहीं पाए हैं वो ग्रेट लेसन, वो जो बहुत ही महान जो सीख दिया गया है इंडिया के द्वारा, विनिंग हर फ्रीडम, इन दस विनिंग ऑफ फ्रीडम, कि जो उसने सिखाया है अपने आज़ादी को पाने में, जीतने में. Beside her mighty triumph of bloodless revolution, our war of independence shrink in size and concept. Beside her यानी उसको छोड़ के, यानी उसकी जो माइटी ट्रिम्फ यानी उसकी जो महान जो विजय हुई है ऑफ अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, मतलब बिना किसी खून खराबा के जो क्रांति हुई है, वो उसको छोड़ दिया जाए तो आवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा जो अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस वॉर है, वो साइज और कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है. ठीक है. कि इंडिया ने बिना किसी युद्ध के, बिना किसी खून खराबे के एक महान जीत हासिल की, जबकि जो अमेरिकन का जो इंडिपेंडेंस वॉर है वो काफी साइज और कॉन्सेप्ट में काफी सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसके लिए काफी खून खराबा भी हुआ है, काफी संघर्ष भी हुआ है. ठीक है.
इंडिया हैज टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, इंडिया ने मानवता को एक लेसन सिखाया है, एंड इट इज टू आवर पेरिल इफ वी डू नॉट लर्न इट, और ये हमारे लिए खतरा होगा। पेरिल का मतलब होता है खतरा, संकट। ये हमारे लिए खतरा होगा अगर हम इस सीख को नहीं सीखते हैं। द लेसन, कौन सा लेसन? दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग, कि वॉर जो होते हैं, जो युद्ध होते हैं और जो लोगों को मारना होता है, उससे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बट लॉस, सिर्फ उससे लॉस होता है, सिर्फ हानि होती है। एंड दैट अ नोबल एंड इज assured only if the means to attain it are of a peace within it and also noble। ठीक है, एक नोबल एंड यानी एक नेक अंत को पाने के लिए ये अश्योर करना चाहिए कि जो हमारा मतलब उसको पाने का जो मतलब है, उसको प्राप्त करने का जो हमारी जो मतलब है, मतलब हमें किस कारण से वो चीज चाहिए, अचीव आर ऑफ पीस, ठीक है, उसमें क्या हो, वो ऐसा मतलब उसको अटेंड करने में हमारा जो मतलब भी है वो भी क्या होना चाहिए, नोबल होना चाहिए, मतलब नेक होना चाहिए। उसको पाने का रास्ता, उसके पाने का तरीका वो सारा भी नेक होना चाहिए, तब हमें अपना जो नोबल एंड है, जो हमारा नेक जो अंत है, या फिर जो हमें चाहिए, हमारा जो एम, हमारा जो गोल है, वो हमें मिल पाएगा। इस वीडियो में हम 9 तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।